आप अगर रेडियो एक्टिविटी A2 की रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे हो तो आपको नेचुरली एएस की सारी रेडियो एक्टिविटी याद होनी चाहिए। ठीक, क्या चीज याद होनी चाहिए? वो नहीं रटने वाली चीज, म्यूऑन, टाउ, लेप्टॉन क्या होता है, हेड्रॉन क्या होता है, बैरियन क्या होता है, मीजॉन क्या होता है, वो सब नहीं याद रखना, वो सब चीजें नहीं। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस जो थे कि बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके, अल्फा डीके, गामा डीके, फिर उसमें कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट रहती है, एनर्जी कांस्टेंट रहती है, मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, ये सब चीजें हैं। तो वो कुछ पॉइंटर्स अपने साथ लेके चलने हैं क्योंकि वो इधर काम आएंगे। ठीक है जी। तो वो रट्टे वाला पार्ट नहीं, जो न्यूक्लियर इक्वेशंस वाला पार्ट है आपका रेडियो एक्टिविटी एएस में, वहां से आपको पता होने की जरूरत है दोज इक्वेशंस एंड उनमें क्या क्या फिर चीजें कांस्टेंट रह रही हैं, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं होता। ठीक है जी। खैर बहरहाल लेट्स लुक एट व्हाट वी नीड टू स्टडी। अच्छा, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्या कहते हैं, रिकॉल सम ऑफ द डेफिनेशंस फ्रॉम योर एस। तो रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन आती है A2 में अगेन। तो रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन, आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेंबर, बट इट इज डिफाइंड एज द, इट इज द रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस डिके of unstable nuclei, of unstable nuclei emitting beta minus, beta plus, गामा और अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है जी। तो डेफिनेशन अगर आ जाए तो ये पूरी लाइन लिखेंगे तो हमें इसके मार्क्स मिलेंगे। इसमें से 2 मार्क्स की आती है डेफिनेशन जिसमें ये 2 लफ्ज लिखना, रैंडम और स्पॉन्टेनियस, मतलब मार्क्स इन दोनों के। बाकी सब लोग, बाकी सारे लफ्ज जो हैं वो सारे इसके कॉम्प्लीमेंट्री हैं इसके राउंड। ये तो पता ही है, एग्जामिनर को पता होगा डिके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई, वो जानना चाहता है कि आपको ये 2 लफ्ज पता है, एंड देन एग्जामिनर आपसे इन 2 लफ्ज के बारे में भी और वजाहत मांग सकता है। ठीक है, दिस इज बहरहाल पार्ट ऑफ योर एएस कोर्स। तो रैंडम क्या होता है? रैंडम होता है इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी अनस्टेबल न्यूक्लियस डिकेइंग। डिकेइंग इन द सैंपल। मतलब इस बात का क्या हुआ? मतलब इस बात का ये हुआ कि भाई देखो, जैसे आपकी एक डाइस होती है, ठीक है जी, हाउ यू हैव अ डाइस, तो 1 2 3 4 5 6, उस पे ये 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस में से सब फेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस डाइस को हम रैंडम बोलते हैं। रैंडम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम है। तो फॉर श्योरिटी आप कभी ये नहीं कह सकते कि यार 3 पे आएगा, कभी हो सकता है वो 4 पे है, कभी हो सकता है 5 पे है, हो सकता है कभी 2 पे है, हो सकता है कभी 1 पे है। तो जब आपकी प्रोबेबिलिटीज हर चीज की इक्वल हो जाती हैं तो वो केस पूरा पूरा रैंडम हो जाता है। मतलब उसमें आप फॉर श्योरिटी ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास 1 आएगा या 4 आएगा, 6 आएगा, यू कैन से दैट। सिमिलरली इफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल इज रैंडम, जो होगा हमेशा होगा, एक रेडियो एक्टिव सैंपल हमेशा रैंडम होगा, तो उसमें आप किसी न्यूक्लियस को पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकते कि ये न्यूक्लियस अभी डिसइंटीग्रेट करने वाला है। जो न्यूक्लियस उसकी जैसे मर्जी होगी वो तब न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट करेगा। यू कैन नेवर एवर फॉर श्योर टेल कौन सा न्यूक्लियस डिके कर रहा है, आपको नहीं पता है ना आपको पता चलने वाला है। द न्यूक्लियस डिकेइंग विल ऑलवेज बी रैंडम। अच्छा, दूसरी बात क्या है इसमें आपको याद रखना है कि दिस इज एक्सपीरियंस्ड by fluctuation in readings. So by fluctuation in readings, इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि भाई देखो, फॉर एग्जांपल आप जो है वो 1 मिनट के इंटरवल में आप काउंट कर रहे हो कितनी दफा रेडियो एक्टिव डिके हुआ होगा। तो आपको सपोज करो पहले 1 मिनट में आपको मिली 5 काउंट्स, ठीक है जी। फिर आपको मिली दूसरे दूसरे 1 मिनट में आपको मिली 10 काउंट। फिर आपको तीसरे 1 मिनट में मिली 7 काउंट। फिर आपको सिमिलरली एक नेक्स्ट 1 मिनट में आपको मिली 6 काउंट। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको दिखा रहे हैं रैंडमनेस। रैंडमनेस किस लिहाज से दिखा रहे हैं? क्योंकि भाई, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कौन सा न्यूक्लियस कब डिके करेगा, तो एट एनी इंटरवल, इन एनी इंटरवल देयर कैन बी डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग। उसकी वजह से काउंट्स में फ्लक्चुएशन आएगी, राइट। पहले मिनट में 5 आई, फिर 10 हुई,
फिर 7 हुई, फिर 6 हुई, और इस तरह से ये बेसिकली फ्लक्चुएशन बनता हुआ ये ग्राफ बनता है। ठीक है जी। तो वी विल ऑलवेज हैव दिस फ्लक्चुएशन ड्यू टू द रैंडमनेस ऑफ द सैंपल। दूसरी बात क्या है जो आपको पता होने की जरूरत है, वो है द लव्स स्पॉन्टेनियस। व्हाट इज स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस जो था वो ये था कि द रेट ऑफ डिके of an unstable the rate of decay of a radioactive sample does not depend on external factors। ठीक है जी। मतलब कोई भी न्यूक्लियस अगर डिके करता है तो वो अपनी अंदर की कहानी की वजह से डिके करता है, बिकॉज इट डज नॉट हैव अ गुड इनफ बाइंडिंग एनर्जी। तो वो उसकी वजह से डिके करता है ताकि उसको एक अच्छी बाइंडिंग एनर्जी मिले। अब उसको एक्सेंचुएट कर सकते हैं हम थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस, मतलब न्यूट्रॉन मार के उसको और अनस्टेबल करके या कुछ भी करके वी कैन पंप इन एनर्जी, उसको कर सकते हैं। बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। इसका मतलब ये है कि भाई अगर एक सैंपल डिके कर रहा है तो उसके ऊपर अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्रेशर इंक्रीज कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है जी। उसको ह्यूमिड एनवायरनमेंट में करना शुरू कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक जगह इक्वेटर में कर रहे थे फिर नॉर्थ पोल पे जाके करना शुरू तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब जो है वो ये है। इजंट इट लाइक विदाउट डिले? विदाउट डिले क्या मतलब? जैनब विदाउट डिले नहीं है, इट्स लाइक इट डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो टेम्परेचर के इंक्रीज पे या प्रेशर के इंक्रीज पे या प्रेशर की डिक्रीज पे या ह्यूमिडिटी की डिक्रीज पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। काउंट रेट वही आएगा, जो आपका एक डिके है वो वैसा ही डिके होगा। देयर इज गोइंग नथिंग गोइंग टू बी चेंजिंग ओवर देयर। ठीक है। तो यू आर टॉकिंग अबाउट द डिले। डिले किस चीज में, अगर तुम मुझे वो क्लियर करती हो तो मैं बताता हूँ क्या चीज हो सकता है, कोई चीज मिक्सअप हो रही हो। सो एक्सपीरियंस्ड बाय नो चेंज एज टेम्परेचर स्लैश प्रेशर इज इंक्रीज। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करो कुछ फर्क पड़ता नहीं है इससे, या डिक्रीज करो फॉर दैट मैटर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दो लफ्ज बड़े इंपॉर्टेंट बताने, लाइक इट हैपेंस एट एनी मोमेंट। वो ये है रैंडमनेस है, राइट। एक्सपीरियंस फ्लक्चुएशन इन रीडिंग्स, राइट। देयर इज नो कांस्टेंट डिले। कोई फ्लक्चुएशन कभी होगी, कभी कोई डिके कर रहा है कभी कोई डिके कर रहा है, कभी 5 डिके कर देंगे एक साथ, कभी 6 डिके कर देंगे एक साथ, कभी 2 डिके कर देंगे एक साथ, कभी हो सकता है एक ही डिके करे, हो सकता है कभी कोई डिके ही ना करे। तो जो डिले वाली चीज है वो इधर रैंडमनेस में आएगी। ठीक है, स्पॉन्टेनियस में आएगी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। एक्चुअली नाउ अब आ जाते हैं आपके A2 के कोर्स पे, एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो। सो दिस इज द एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल। एक्टिविटी। अच्छा जी, एक्टिविटी हम क्या डिफाइन करते हैं? एक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशंस, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशंस पर यूनिट टाइम। ठीक है जी। सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई मीन दैट एक्टिविटी इज माइनस डी एन बाय डी टी, या फिर बेसिकली डी वाली चीज अगर किसको समझ आती तो इट्स बेसिकली अ माइनस डेल्टा एन अपॉन माइनस माइनस डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी, यानी चेंज ऑफ मतलब कितने न्यूक्लियाई डिके कर गए दैट डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम। दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा एन। डेल्टा एन जो है वो आपका डेल्टा एन इज बेसिकली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट हैव डिकेड। ठीक है जी। तो जो चेंज आया न्यूक्लियाई में जो डिके कर चुके हैं वो डेल्टा एन हो गया। एन सिर्फ क्या होगा? एन सिर्फ होगा हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग। एंड एक और चीज जो है वो हम जरा इधर ही देख लें। एन के अगर मैं एन नॉट लगा दूं, तो जैसे हम वी नॉट ए नॉट इस तरह से बातें कर रहे थे, तो इट्स इनिशियल, इट्स द मैक्सिमम वैल्यू। तो एन नॉट होगी आपका इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर। ठीक है। तो एन एन नॉट क्या है? इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर। डिके करके कुछ वैल्यू रह जाएगी एन। अब एन नॉट में से अगर एन सब्ट्रैक्ट कर दूं, एन नॉट में से अगर एन सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये मेरे पास डेल्टा एन आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसको भी बात को भी हम जहन नशीन कर लेते हैं कि एन नॉट में से अगर मैं
एन सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास डेल्टा एन आ जाएगा। या किसी को अगर ये बात नहीं समझ थी, अगर मैं एन नॉट में से डेल्टा एन निकाल दूं, ठीक है, जो डिके कर चुके हैं अगर मैं वो निकाल दूं तो मेरे पास वो रह जाएंगे जो मेरे पास बच गए, ठीक है जी। तो इसको भी दिमाग में रख लीजिएगा। अच्छा जी, दूसरी बात ये है एक्टिविटी। एक्टिविटी जो है इट इज मेजर्ड इन बिक्वेरल्स, मेजर्ड इन बिक्वेरल्स, ठीक है जी। एंड इसका सिंबल जो है वो है बीक्यू, ठीक है। सो जो कंफ्यूज ना हो जाना, ये लिखा होता है अक्सर लगे ये क्या है, बिक्वेरल्स कहाँ से आ गया, वर्ड हमने पढ़ा ही था। तो बिक्वेरल्स जो है वो एक्टिविटी का जो है वो यूनिट है। अच्छा, नाउ हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो आपके डिफरेंशियल्स थे, जो एस से लेके आपकी ए2 तक, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इधर उधर जहां पे भी डिफरेंशियल्स देखे, ईएमएफ में भी देखा एक डिफरेंशियल, तो वो डिफरेंशियल्स बड़े इंपॉर्टेंट है कि आप उसको ग्राफ के परस्पेक्टिव से भी समझो। ग्राफ के पर्सपेक्टिव से क्या मतलब बना, ग्राफ के पर्सपेक्टिव से मतलब ये बना कि अगर 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 मैं क्या करूं, मैं एन इधर रख दूं और टी इधर रख दूं, तो आपको नजर आ रहा है कि ये डी एन बाई डी टी है, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी है। सो बेसिकली एन अगर वाई एक्सिस पे है तो ये डेल्टा वाई अपॉन टी अगर एक्स एक्स पे है डेल्टा एक्स। सो बेसिकली ये ग्रेडियंट के मायनों में तब्दील हो गया है। सो बेसिकली 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 एन और टी का ग्राफ, एन और टी का ग्राफ हमेशा जो है वो ऐसे बनेगा, एक डिके फॉर्म में बनेगा। क्यों? बिकॉज बेसिकली न्यूक्लियस इज डिसइंटीग्रेटिंग, तो ये डिके फॉर्म में बनेगा, ऐसे कुछ ऐसे करके बनेगा। और इसका अगर मैं ग्रेडियंट ले लूं एट एनी पॉइंट, मैं अगर इसका ग्रेडियंट ले लूं, इफ आई टेक इट्स ग्रेडियंट, तो वो ग्रेडियंट मुझे क्या वैल्यू देगा? वो ग्रेडियंट मुझे वैल्यू देगा मेरे एक्टिविटी की, ठीक है। ग्रेडियंट विल इक्वल्स टू, अच्छा ग्रेडियंट माइनस ग्रेडियंट, ठीक है, माइनस द ग्रेडियंट इज एक्टिविटी। सो बेसिकली ग्रेडियंट की जो भी वैल्यू है वो माइनस एक्टिविटी के बराबर है, ठीक है। तो आपको इधर नजर आ रहा होगा कि ये नेगेटिव ग्रेडियंट है ऑलरेडी, तो नेगेटिव ग्रेडियंट आपको क्या देगा? आपको एक पॉजिटिव ए देगा, ठीक है। सिमिलरली ओवर हियर भी ये भी जो ग्रेडियंट आता है वो आपको एक पॉजिटिव ए देगा। सिमिलरली ये भी जो नेगेटिव ग्रेडियंट आ रहा है वो भी आपको एक पॉजिटिव ए देगा। और इधर आपको क्या नजर आ रहा है? इधर आपको नजर आ रहा है ग्रेडियंट एज जीरो, तो आपकी एक्टिविटी भी इधर जीरो हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, तो गिवन दिस, ठीक है जी, एक काम करते हैं, क्या करते हैं, लेट्स ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ एक्टिविटी अगेंस्ट टाइम यूजिंग ऑल ऑफ दीज टेंजेंट्स, ठीक है जी। टेंजेंट्स को जरा देख के हम क्या कर लेते हैं, हम ग्राफ बनाने की कोशिश कर लेते हैं। सो इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्टिविटी अगेंस्ट टाइम, ए अगेंस्ट टाइम, तो हमें क्या नजर आएगा? अच्छा, ना सबसे पहले तो देखो इधर जो ग्रेडियंट था वो सबसे ज्यादा स्टीप था, राइट। द ग्रेडियंट वाज मोस्ट स्टीप ओवर हियर, तो इधर एक्टिविटी की सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर इधर थोड़ा सा डिक्रीज किया है ग्रेडियंट, राइट, यानी अच्छा आई एम जस्ट गोइंग टू शो दिस एज, अच्छा इसको इस तरह से देखते हैं। ये तो आप लोगों ने बात समझ ली, मैं जरा जो हूँ वो डायग्राम पे ही मार्क कर देता हूँ कि जब जो है वो हम इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, तो मेरे पास क्या है? मेरे पास एक नेगेटिव ग्रेडियंट है, नेगेटिव ग्रेडियंट है एट ऑल टाइम्स, जिसकी स्टीपनेस डिक्रीज कर रही है। आपको नजर आ रहा है स्टीपनेस डिक्रीज कर रही है, तो आई हैव अ नेगेटिव ग्रेडियंट दैट इज डिक्रीजिंग, है ना। सो दैट मींस कि आई विल हैव ए पॉजिटिव एक्टिविटी दैट इज डिक्रीज, राइट। नेगेटिव बस फ्लिप होके पॉजिटिव बन जाना है। ग्रेडियंट का जो मतलब है वो बेसिकली एक्टिविटी का भी मतलब है, बस साइन का फर्क है। तो नेगेटिव ग्रेडियंट दैट इज डिक्रीजिंग, सो बेसिकली अ पॉजिटिव एक्टिविटी दैट विल बी डिक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग कहां तक? डिक्रीजिंग एक्टिविटी जीरो तक, डिक्रीजिंग आपकी एक्टिविटी जीरो तक। तो हम जरा वो भी देख लेते हैं, डिक्रीजिंग टू अ जीरो, लेट्स जस्ट राइट द सॉल्यूशन। तो अगर मैं एक्टिविटी का ग्राफ बनाने जाऊंगा तो एक्टिविटी का ग्राफ जो है वो हमेशा यू बनेगा कि ये डिक्रीज करेगा और हमेशा जो है वो जीरो पे जाके किसी न किसी जीरो पे जाके ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है जी। अब ग्राफ में कुछ चीजें अगर मार्क करने जाएं तो ये जो वैल्यू थी, ये जो बिल्कुल आपके पास स्टार्ट में आई, दिस शैल बी कॉल्ड एन नॉट, और फिर ये डिके कर करके जो भी रह गया वो फिर एन कहलाएगा, ठीक है जी। और जो भी चेंज आया फिर वो डेल्टा एन होगा, ठीक है जी। और एक्टिविटी में ये जो आया है आपके पास ये चीज, दिस इज ए नॉट, ठीक है जी। सो नाउ what थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर? यू नीड टू रिमेंबर एक्टिविटी की डेफिनेशन,
ठीक है जी, अच्छे तरीके से। फिर ये डेल्टा एन 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 नॉट क्या है, वो चीजें याद रखनी है। ठीक है, एन और टी का ग्राफ हमेशा एक डिके कर्व भी बनेगा। ठीक है, कैसा दिखेगा, डिके होगा 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 और किसी वैल्यू पे जाके लेट्स से वो कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है जी, तो हमें क्या नजर आ रहा है, हमें ग्रेडियंट का ट्रेंड हमेशा ये नजर आएगा कि एक नेगेटिव ग्रेडियंट होगा जो डिक्रीज करता है टू अ जीरो, नेगेटिव ग्रेडियंट दैट डिक्रीजेस टू अ जीरो। उसी की वजह से क्या होगा, एक्टिविटी पॉजिटिव डिक्रीज करेगी जीरो तक, तो एक्टिविटी पॉजिटिव जीरो तक डिक्रीज करेगी। ठीक है, इफ दिस एन इज टचिंग दिस और इट्स नॉट टचिंग दी जीरो वाली टाइम वाली एक्सिस, टच करे या ना करे, आपका मतलब क्या है, आपका मतलब एक्टिविटी को देखना है थ्रू दी ग्रेडियंट। ठीक है, तो ग्रेडियंट इधर जीरो हो गया तो एक्टिविटी वाला ग्राफ हमेशा 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 जीरो को जाके टच करेगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग दिस स्लाइड? सो आई वांट यू गाइस टू आंसर मी वन थिंग, कि एक्टिविटी टाइम ग्राफ में से, इस ग्राफ में से, इस ग्राफ में से हाउ डू आई वर्क आउट दी एन? अगर मुझे एन निकालना हो इस ग्राफ से, अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकालना हो, तो वो कैसे निकलेगा? फ्रॉम द एक्टिविटी टाइम ग्राफ हाउ डू आई वर्क आउट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, एरिया अंडर द ग्राफ, एग्जैक्टली। तो अगर बेसिकली याद करो कि अगर मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा सा रीराइट कर दूं, यानी मैं एक्टिविटी में डेल्टा टी मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास डेल्टा एन आ जाएगा। यानी दो क्वांटिटीज जो मल्टीप्लाई होती हैं वो एरिया का इफेक्ट देती हैं। So if I multiply activity by the time, I shall get the delta n. अच्छा, डेल्टा एन भी कोई नहीं, नेगेटिव डेल्टा एन मिलेगा। सो बेसिकली अगर जो है मैं इसका एरिया अंडर द कर्व ले लूं, इफ आई टेक दिस एरिया अंडर द कर्व, जो आपसे कभी पूछेंगे नहीं क्योंकि हमें कभी भी रेगुलर एरिया नहीं आएगा, बट बहरहाल फिर भी आप लोगों को रिगार्डिंग दी पर्सपेक्टिव आपको दिमाग में रखना है कि ये डेल्टा एन आपको देगा एरिया अंडर द ग्राफ। एक्चुअली ना, दिस इज द थिंग्स। अब चलते हैं जरा एक्टिविटी को और एन को लिंक करने, और फिर जो है वो कुछ और बात इस पे आगे लेके जाता है। अच्छा, व्हाट डू वी सी, वी सी व्हाट डू वी सी, वी सी एन का जो कर्व है, एक्टिविटी का भी वही कर्व है, बस वो जा किसी और वैल्यू, मतलब इट्स वेरी वेरी सिमिलर। अच्छा, और हकीकत में भी यही है कि एक्टिविटी और जो एन है ना, एक्टिविटी और एन, दी activity is directly proportional to your number of nuclei, number of unstable nuclei. Let's write that, number of unstable nuclei. तो आपकी जो एक्टिविटी है वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई के बराबर होता है। अच्छा, नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई रिमेनिंग लिख रहा हूं ताकि वो चीज याद रहे कि ये एन होगा। ठीक है जी, नॉट दी नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टार्ट, रिमेनिंग यानी एन, ओनली एन। ठीक है जी, तो अच्छा, एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, directly proportional number of nuclear unstable nuclei remaining that shall be represented by the letter n। ठीक है, अच्छा, जब मैं ये हटाने की कोशिश करता हूं तो आई सी दैट एक्टिविटी इज सम कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी इनटू n, राइट, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस होता है। अब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वी कॉल दिस द डिके कांस्टेंट। ये क्या है, दिस इज द डिके कांस्टेंट। अच्छा, एंड लेट्स गो ऑन टू डिफाइन दिस डिके कांस्टेंट। इस डिके कांस्टेंट की अगर डेफिनेशन लिखने को आ गई तो वो कैसे लिखेंगे? अच्छा, एक्टिविटी को जरा खोल लेते हैं। एक्टिविटी क्या थी, एक्टिविटी थी माइनस डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी था, एंड इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू एन। ठीक है, अच्छा, अब करते हैं एन को उधर डिवाइड कर देते हैं, तो व्हाट डू वी सी, माइनस डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इंटू 1/n इज इक्वल्स टू लैम्डा। अच्छा, और एक और स्टेप कर रहा हूं इसको डिफाइन करने के लिए। वो स्टेप क्या कर रहा हूं, माइनस डेल्टा एन के नीचे n लिख रहा हूं, एंड ये t को भी साथ में ग्रुप कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन t को ग्रुप मैं थोड़ा सा अलग इधर साइड में कर रहा हूं। बात मतलब वही है, बस थोड़ा सा रीराइट करने का अंदाज जरा डिफरेंट लिखा है ताकि कुछ बात समझ में आए इधर कि लैम्डा को जब डिफाइन करने जाएंगे इस डिके कांस्टेंट को, तो उसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे। अच्छा, डेल्टा एन अपॉन एन, डेल्टा एन क्या हो जाएगा, डेल्टा एन इज द नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो डिके कर चुके। डेल्टा एन इज द नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो डिके कर चुके, द डिकेड नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई। एन क्या है, जो रह गए हैं, तो ये क्या बन जाती है, दिस बिकम्स द प्रोबेबिलिटी
of an unstable nucleus decay, unstable nucleus decay, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है एंड दिस इज ऑब्वियसली द चेंज इन टाइम. सो अगर अगर मुझे जो है डेफिनेशन लिखने को आ गई डिके कांस्टेंट की, तो डिके कांस्टेंट की डेफिनेशन आ रही है थ्रू दिस फॉर्मूला. वो भी हमें पता होनी जरूरत है, और हमें ये बार बार एग्जामिनर अगर बोले भी कि ये डिके कांस्टेंट की जरा डेफिनेशन डिराइव करके बताओ, डिके कांस्टेंट को स्टेट करो और एक्सप्लेन करो, तो वी शुड बी एबल टू स्टेट एंड एक्सप्लेन थ्रू दिस डेरिवेशन बिकॉज एक्टिविटी इज डिफरेंशियल टू एन. जब हटाते तो लैम्डा एन होता है, एक्टिविटी खोल के एन उधर डिवाइड कर दोगे तो डेल्टा एन अपॉन एन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियस डिकेइंग बन जाता है, और ये टाइम बन जाता है. सो इफ आई वांट टू राइट द डेफिनेशन फॉर दिस, इट विल बिकम, इट इज द प्रोबेबिलिटी of an unstable nucleus decaying per unit time. ठीक है, कीप दिस इन माइंड. एंड लैम्डा का जो फॉर्मूला है वो है माइनस डेल्टा एन अपॉन एन टी. ठीक है जी, माइनस डेल्टा एन अपॉन एन टी है, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द डिके कांस्टेंट. ठीक है जी, तो डिके कांस्टेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वो आता है थ्रू एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन. जब इनका प्रोपोर्शनल होगा डिके कांस्टेंट आ जाएगा. फिर उसको रीराइट करोगे डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी के टर्म्स में, एन को उधर डिवाइड करोगे तो बन जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियस डिकेइंग पर यूनिट टाइम. दैट इज द डेफिनेशन फॉर द डिके कांस्टेंट. ठीक है जी. नाउ दैट्स प्रीटी मच इट यू नीड टू नो रिगार्डिंग डिके कांस्टेंट की डेफिनेशन के लिहाज से ये है. और अब हम जो है वो इसके असल यूज पे चलते हैं. असली में ये कहां पे हमारे पास काम आ रहा है, तो असली में हमारे पास ये काम आ रहा है इन आर डिके इक्वेशंस. ठीक है जी, वी नीड टू नो सम डिके इक्वेशंस. तो डिके इक्वेशंस हम अब तक कोर्स में बहुत सारी देख चुके हैं. ठीक है जी, देयर इज अ लॉट ऑफ डिके इक्वेशंस वी हैव सीन. हमने कैपेसिटर्स में देखी हैं डिके इक्वेशंस, हमने मेडिकल फिजिक्स में देखी हैं डिके इक्वेशंस. ठीक है जी, हमने और कहीं नहीं देखी. अब हम रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में देख रहे हैं डिके इक्वेशंस. ठीक है जी. सो द फर्स्ट डिके इक्वेशन इज फॉर द एन. तो n will equals to n not e minus lambda t. This is the first decay equation that we need to know. The number of nuclei remaining in the sample equals to the number of initial nuclei into e की पावर माइनस डिके कांस्टेंट into the time elapsed. ठीक है जी, तो ये सब चीजें साथ साथ लिखते भी जाते हैं. n याद रखना है, n is the number of unstable nuclei remaining. एन नॉट क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई. ठीक है जी, जो डिके बिल्कुल भी नहीं हुए थे. लैम्डा क्या है, लैम्डा इज द डिके कांस्टेंट. टी क्या है, टी इज द टाइम elapsed. मतलब आपसे पूछें भाई किसी भी टाइम पे आप हमें बता दो कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियर रह गए, तो एन नॉट डालो, लैम्डा डालो, टी डालो, एन आ जाएगा. ठीक है जी. अच्छा, इसी को थोड़ा अगर हम डिफरेंट तरीके से देखना चाहें तो एक्टिविटी की टर्म्स भी देख सकते हैं. भाई हमने क्या कहा था, एक्टिविटी हमने कहा था, एक्टिविटी था लैम्डा एन. ठीक है जी, यानी एन क्या हो गया, एन हो गया ए अपॉन लैम्डा, है ना. एन हो गया ए अपॉन लैम्डा. सो अगर मैं इधर एन की जगह ये रख दूं ए अपॉन लैम्डा, और एन नॉट की जगह क्या रख दूं, ऑब्वियसली एन नॉट के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ए नॉट होगा. तो ए नॉट अपॉन लैम्डा ई माइनस लैम्डा टी. अगर मैं इसको इस फॉर्म में ले जाऊं तो क्या हो सकता है, तो मैं एक्टिविटी की भी डिके इक्वेशन बना सकता हूं. और वो डिके इक्वेशन क्या है, वो डिके इक्वेशन है ए विल इक्वल्स टू ए नॉट ई माइनस लैम्डा टी. ठीक है जी, तो ये दो जो है वो डिके इक्वेशंस है आपके रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर में. एक ये वाली एन के टर्म्स में है, दोनों वही, बस एन और एन नॉट और ए नॉट का फर्क है. सो जस्ट रिमेंबर दीज टू.
इस्तेमाल करोगे अदली बदली करके, हो सकता है कभी कभार नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के टर्म्स में कर रहे हो तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के टर्म्स में कर लो, हो सकता है कभी एक्टिविटी देके उसके अंदर पूछ रहे हो तो एक्टिविटी के टर्म में कर लो, ठीक है जी। बट इन दोनों से आगे पीछे और कोई चीज नहीं आएगी, ठीक है जी। सो वी नीड टू रिमेंबर दिस वेरी वेरी डियरली। और आ जाते हैं हम इनको भी डिफाइन करने। एक्टिविटी ए क्या है? इट इज द एक्टिविटी जो अभी होगी। और ए नॉट क्या है? ए नॉट इज द इनिशियल एक्टिविटी, ठीक है जी। अच्छा, ना जैसे हमने हर डिके इक्वेशन में हाफ लाइफ निकालने की कोशिश करी थी और हाफ लाइफ निकाली है हमने, तो हमें इसमें भी वी शुड बी नोइंग हाउ टू कैलकुलेट दी हाफ लाइफ। तो एक काम कर लेते हैं, जरा हाफ लाइफ भी कैलकुलेट कर लेते हैं। और हाफ लाइफ अगर आपसे एग्जामिनर कहे कि हमें डिफाइन करके भी दो, सो इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर half the nuclei in the radioactive sample to decay। या फिर लिखना चाहो इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टू बिकम हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। मतलब इट इज द टाइम रिक्वायर्ड जैसे भी करके ये दिखाना है कि जो भी न्यूक्लियर रह गए वो पहले के शुरू के इनिशियल हो गए, या एक्टिविटी की टर्म लिख दो, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल एक्टिविटी टू बिकम हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, बस बस प्रूफ क्या करना है, बस हाफ है जो शुरू में हुआ था, ठीक है। सो इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ द न्यूक्लियर इन द रेडियोएक्टिव सैंपल टू डिके। अच्छा, एंड लेट्स डू इट्स डेरिवेशन। तो डेरिवेशन अगेन वही है, करने को आती है बहुत दफा, तो इसलिए बहुत बार मैंने करके दिखाई है। इधर क्या है, n इक्वल्स टू एन नॉट ई माइनस टी लैम्डा, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। एक्टिविटी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसकी भी डेरिवेशन वही होगी। n क्या है हमारा, हम कह रहे हैं n नॉट जब आ रहा है हमारा, n नॉट अपॉन टू जब आ रहा है हमारा, हम वो टाइम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो n नॉट अपॉन टू विल इक्वल्स टू n नॉट ई माइनस, अच्छा टी को मैं अब कह रहा हूं टी हाफ, टी हाफ लाइफ बोले तो हाफ सब्सक्रिप्ट डाल दिया और लैम्डा में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इधर देखोगे एन नॉट कैंसिल आउट हो जाते हैं। एंड फिर एक काम करते हैं कि इसको जरा हम इस तरह से लिख लेते हैं कि 1/2 विल इक्वल्स टू 1/e माइ 1/e, इसको 1/e क्योंकि माइनस साइन था तो नीचे जाके सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। सो टी हाफ एंड देन इनटू लैम्डा, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ई टी हाफ lambda will equals to 2, then put ln on both sides, same approach, ln लगाते हैं on both sides। ln लगाने से e हट जाता है, जो e के ऊपर पावर थी वो बाहर आ जाएगी। so t half into lambda will equals to ln 2, and इधर से हमारे पास t half का फॉर्मूला आ गया, वो आ रहा है ln 2 अपॉन लैम्डा, ठीक है। नाउ इट इज ऑल्सो वर्थ नोइंग, कैलकुलेटर में ln2 जरा डाल के आप लोग सब खुद भी देख ले, वैल्यू 0.693 करके कुछ आ रही है, ठीक है। वैल्यू जो है वो 0.693 करके कुछ आ रही है। तो हो सकता है एग्जामिनर आपको ln2 लिख के दे दे, हो सकता है एग्जामिनर आपको लिख के दे 0.693 अपॉन लैम्डा, ये प्रूफ करके दवा कि इतना आ रहा है। तो घबराना नहीं, 0.693 ln2 की वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है वो ln2 को थोड़ा सा और खोल के बोल दे कि इसको शो करके दिखा दो, तो घबरा नहीं जाना, उसमें वही हाफ लाइफ वाली डेरिवेशन, ठीक है नी। अच्छा, बाकी दो और चीजें, एनी प्रॉब्लम विद दिस डेरिवेशन बाय द वे, ठीक है। अब ये फॉर्मूला ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और किसी चीज का जो था हाफ लाइफ का फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना इस चैप्टर में हाफ लाइफ का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दे विल अक्सर और बेशतर गिव यू दी हाफ लाइफ और फिर कहेंगे लैम्डा कैलकुलेट कर लो, तो आप हाफ लाइफ को इस्तेमाल करते हुए लैम्डा कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। या आपको लैम्डा दे देंगे, हाफ लाइफ पूछ लेंगे, तो दे विल अक्सर और बेशतर डू दिस, लैम्डा को बताने के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू देंगे। लास्ट टू फॉर्मूलाज भी कुछ खास नहीं है, जस्ट ओवर हियर कि ये जो चीज है ना ये याद रखनी है आपने, ठीक है। दिस इज ऑल्सो सम अदर फॉर्मूला दैट विल बी यूजिंग, कौन सा वाला, ए इज लैम्डा एन, ठीक है। तो अगर आपको कभी एक्टिविटी दी हो, आपको अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करना हो, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू कन्वर्ट, ठीक है। एक्टिविटी विल इक्वल्स टू लैम्डा एन, सो दिस इज ऑल्सो अनदर फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर, ए इक्वल्स टू लैम्डा एन। और सिमिलरली अगर वो आपको बोलते हैं
कि नहीं भाई ए नॉट पे एन नॉट बताओ, तो ए नॉट पे एन नॉट भी कोई मसले की बात नहीं है। ए नॉट अगर ढूंढना है तो वो लैम्डा एन नॉट से आ रहा होगा, ठीक है। सो बस ये कुछ बातें हैं दैट यू नीड टू रिमेंबर। दीज आर द फॉर्मूलाज। और जितने यूजलेस थे बाकी सारे चैप्टर्स में, ये हाफ लाइफ वाले फॉर्मूलाज और हाफ लाइफ वाले कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने उनमें पासवर्ड्स करवाए तो उसमें हाफ लाइफ कुछ खास इंपॉर्टेंट हमें जरूरत नहीं पड़ी थी। इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दे विल बी डीलिंग इन दी हाफ लाइफ एंड एवरीथिंग। तो एक पार्ट तो वो था जो बाइंडिंग एनर्जीज का हम खत्म करके आ चुके हैं। दूसरा पार्ट अब ये आ गया है एक्टिविटी और नंबर ऑफ न्यूक्लियर। एक्टिविटी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम। न्यूक्लियर का ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनेगा, एक्टिविटी का ग्राफ भी हमेशा वैसे ही बनेगा। एक्टिविटी हमेशा जीरो तक जाएगी, लाजमी जाएगी, क्योंकि उस ग्रेडियंट इधर जीरो होता है, बट ऑलवेज गो टू जीरो। देन आपको ये सारे सिंबल्स पता होने चाहिए, क्या मतलब है क्या मतलब नहीं है। ये दो फॉर्मूला पता होने की जरूरत है। लैम्डा की डेफिनेशन कैसे आ रही है वो पता होने की जरूरत है, ठीक है जी। और फिर ये दो डीके इक्वेशंस है, और टी हाफ की डेरिवेशन वही है जो हम करते हुए आ रहे हैं सारे टाइम से। तो ये वही है, देयर इज नथिंग दैट हैज चेंज्ड।